Hi, all of you. I welcome you to yet another session of confusing words. लास्ट वीडियो में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था ए लेटर से शुरू होने वाले 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पेयर को, और उसके पहले वाले वीडियो में भी ए लेटर से शुरू होने वाले ही 10 पेयर्स को डिस्कस किया गया था. लास्ट सेशन में मैंने एक्सरसाइज भी दिया था. एक्सरसाइज का डिस्कशन अभी होगा. इस डिस्कशन के बाद आज भी 10 पेयर ऑफ वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो ए लेटर से शुरू होते हैं. ठीक है, यही आज का हमारा स्कीम है. आप लोग के लिए एक और अच्छी बात है कि खासकर एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि एसएससी ने अपना कैलेंडर इशू कर दिया है और एग्ज़ाम्स भी उसके होने वाले हैं. तो तैयारी आप लोगों की ज़ोर शोर से होनी चाहिए और उसमें कोई कमी आपके तरफ से नहीं रहनी चाहिए. अभी अच्छा मौका है जब हमारी बाहर की एक्टिविटीज़ कम हैं तो घर पर रहकर हम ज़्यादा अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स की बात तो छोड़िए, हम टीचर्स भी जब घर पर कन्फाइंड हैं तो अपने क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. क्योंकि लर्निंग का कोई लिमिट तो है नहीं, देयर इज़ नो लिमिट टू लर्निंग. आपकी किसी भी स्टेज में है लाइफ के, यू आर सपोज टू लर्न मोर एंड मोर. सो विद दीज वर्ड्स आई स्टार्ट टुडे सेशन. जो पहला पेयर है वर्ड्स का वो है असिस्टेंस और असिस्टेंट. एक्सरसाइज कौन सा है? कंफ्यूजिंग वर्ड्स beginning with letter A. Sometimes this is also known as paronyms. Paronyms के नाम से भी हम लोग इस एक्सरसाइज को जानते हैं. तो पहला पेयर that I am going to discuss with you assistance और assistant. दोनों ही बहुत एक जैसे वर्ड्स दिखते हैं बट मीनिंग वाइज दे आर सम वॉट डिफरेंट. असिस्टेंस भी एक नाउन है और असिस्टेंट भी एक नाउन है. असिस्टेंस मीन्स होता है सहायता. जैसे इस काम में मुझे तुम्हारा असिस्टेंस चाहिए, देयर वी यूज दिस वर्ड असिस्टेंस. वेयर एज असिस्टेंट मीन्स सहायक. वो मेरे ऑफिस में मेरा असिस्टेंट है, वहाँ वो मेरी सहायता करता है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं असिस्टेंट. देन वी कम टू द सेकेंड पेयर. ये वाला बहुत कंफ्यूज करने वाला है. फर्स्ट वर्ड इज ऑल्टरनेट एंड द सेकेंड इज ऑल्टरनेटिव. पहला वर्ड ऑल्टरनेट है और दूसरा वर्ड है ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेट एक एडजेक्टिव है वेयर एज ऑल्टरनेटिव एक नाउन है. अगर इंग्लिश ऑल्टरनेट की बात करें तो ऑल्टरनेट मीन्स होता है एक छोड़कर दूसरा. इंग्लिश वर्ड इसके लिए है बाय टर्न. फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे कोचिंग में जो क्लासेस होते हैं वो मंडे ऑल्टरनेट में होते हैं. मीन्स मंडे को अगर क्लास है तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेंसडे, देन आफ्टर इट विल बी ऑन फ्राइडे. मंडे ऑल्टरनेट, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. ऑल्टरनेट के लिए बाय टर्न हम इसके सिनोनिम यूज़ किया जा सकता है. और ऑल्टरनेटिव एक नाउन है. ऑल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प, या इसके लिए इंग्लिश वर्ड है सब्स्टिट्यूट. ऑल्टरनेटिव जैसे हम कहते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, देयर वी यूज़ दिस वर्ड ऑल्टरनेटिव. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ऑल्टरनेट एक एडजेक्टिव है और ऑल्टरनेटिव एक नाउन है. मीनिंग वाइज ऑल्टरनेट मीन्स एक छोड़कर दूसरा और ऑल्टरनेटिव मीन्स विकल्प. देन वी कम टू द थर्ड पेयर. वर्ड्स आर एफर्म और कन्फर्म. दोनों ही वर्ब हैं. एफर्म भी एक वर्ब है और कन्फर्म भी एक वर्ब है. एफर्म का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना या जोर देकर बोलना. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एफर्म. अगर इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाए तो वो वर्ड है एसर्ट. जैसे ही एफर्म्ड हिज फेथ इन डेमोक्रेसी. उसने डेमोक्रेसी में अपने विश्वास को
जोर देकर बताया, तो वहां पर दिस वर्ड इज यूज्ड अफर्म। सेकेंड वर्ड है कन्फर्म, भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से बताना, टू टेल समथिंग डेफिनेटली, और अगर दूसरा वर्ड भी यूज करें तो प्रूव भी होता है। जैसे कन्फर्म योर प्रोग्राम, अपना आने का कार्यक्रम निश्चित रूप से बताओ, तो वहां पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। फोर्थ जो पेयर है वर्ड का, यहां पे लिखना ज्यादा अच्छा होगा। फोर्थ पेयर ऑफ वर्ड इज एल एंड एल। एल ये एक वर्ब है और एक और वर्ड है एल, ये एक नाउन है। दोनों बहुत ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग में अंतर है। एल मीन्स होता है पीड़ित होना या तकलीफ उठाना, सफर करना। इसके लिए इंग्लिश वर्ड अगर यूज करेंगे तो सफर, जैसे द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एल्स मोस्ट ऑफ द पीपल, वहां पर हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। एक और वर्ड है एल। एल एक तरह का शराब होता है, बियर, बियर की एक वैरायटी है एल। क्वेश्चन होगा कि सर एल और जो दूसरे बियर है उसमें क्या डिफरेंस है। तो एल को मैन्युफैक्चर किया जाता है सुपर फर्मेंटेशन से, और इसमें हॉप नाम का एक जो प्लांट होता है, हॉप प्लांट को यूज किया जाता है बियर बनाने के लिए, वो इसमें यूज नहीं होता। तो एल मीन्स होता है पीड़ित होना या सफर करना, और एल इज अ टाइप ऑफ बियर। देन वी कम टू फिफ्थ पेयर ऑफ वर्ड्स। फिफ्थ में जो वर्ड्स हैं वो हैं ऑल टुगेदर, और एक और है ऑल टुगेदर। दोनों में डिफरेंस है, इसमें अलग अलग करके लिखा गया है। ऑल टुगेदर एक एडवर्ब है और ऑल टुगेदर एक ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स। ऑल टुगेदर मीन्स होता है मिला जुला कर, जैसे मिला जुला कर ये सेशन अच्छा था, ऑल टुगेदर दिस सेशन वॉज गुड, वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑल टुगेदर मीन्स होगा होली, होल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ये एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और ऑल टुगेदर मीन्स होता है, ऑल टुगेदर हम लोग यूज करते हैं एक ग्रुप के लिए, व्हेन एवरीबॉडी इन ए ग्रुप इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, जब सभी लोगों को हम लोग कंसीडर करते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं ऑल टुगेदर। दे ऑल टुगेदर आर रेडी टू डू दिस, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार है। तो ये था ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। देन सिक्स्थ पेयर्स में आता है, और देर आर टू वर्ड्स, वन इज ऑल राइट और सेकेंड है ऑल राइट। ये वाला वर्ड अगर आपको देखने को मिलता है तो इसको क्रॉस कर देना चाहिए, बिकॉज दिस वर्ड इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, देर इज नो वर्ड एज सच। लेकिन ये वर्ड है ऑल राइट, ये वर्ड है ऑल राइट का मतलब होता है एकदम सही। जैसे यू आर ऑल राइट ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर तुम जो भी सोचते हो वो बिल्कुल सही सोचते हो। तो परफेक्टली करेक्ट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑल राइट। देन वी कम टू सेवेंथ पेयर ऑफ वर्ड्स। सेवेंथ पेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे, देर आर टू वर्ड्स अगेन, एक है एंजल और सेकेंड वर्ड इज एंगल। ये दोनों ही नाउन हैं। एंजल मीन्स होता है ए मैसेंजर ऑफ गॉड, दूत के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंजल, या कभी कभी उन लोगों के लिए भी, वैसे व्यक्ति के लिए भी जो हमेशा अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो उनको माना जाता है कि ये ईश्वर के बंदे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंजल। जबकि दूसरा वर्ड है एंगल। एंगल इज ए पॉइंट वेयर, यू मस्ट बी नोइंग दिस, ज्योमेट्री का ये वर्ड है कोण। एंड एंगल क्या है? एंगल इज द पॉइंट एट विच टू लाइन्स मीट, जहां पे दो स्ट्रेट लाइन्स मिलते हैं उसको हम लोग एंगल कहते हैं। जैसे यही एंगल है, यू मस्ट बी नोइंग दिस। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी होता है,
दूसरा कॉनोटेशन भी इसका यूज किया जा सकता है और वो है दृष्टिकोण। अगर इस मुद्दे को हम इस एंगल से देखें, इस दृष्टिकोण से देखें, तो बात थोड़ी दूसरी होगी। तो वहां पे हम लोग इसको एंगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी यूज करेंगे। देन एथ पेयर ऑफ वर्ड्स इज एंटिक एंड एंटिक। ये एंटिक एक नाउन है, वेयर एज एंटिक एक एडजेक्टिव है। एंटिक एक नाउन है, वेयर एज एंटिक एक एडजेक्टिव है। एंटिक मीन्स होता है क्वीर बिहेवियर, विचित्र व्यवहार। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंटिक। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो दैट इज दे आर नोन फॉर देयर एंटिक। और एक एंटिक वर्ड है, पुरानी चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे दिस स्कूटर इज एंटिक। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 25 ईयर्स से ज़्यादा अगर कोई मॉडल हो जाता है तो वो एंटिक की कैटेगरी में आ जाता है। तो वहाँ पे हम लोग इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। समटाइम्स एंटिक को हम लोग नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस पीस इज एंटिक और दिस एंटिक वॉज ब्रॉट फ्रॉम देयर, तो वहाँ पे पुरानी चीज़ों के लिए हम लोग इसको एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। देन नाइन्थ जो वर्ड है, इसमें एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन वर्ड हैं। पहला है आर्टिसन, सेकेंड इज आर्टिस्ट एंड थर्ड इज आर्टिस्ट। ये भी नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन। ये दोनों वर्ड तो बिल्कुल एक जैसे हैं, जरा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ई लगा हुआ है और यहाँ पर ई नहीं लगा हुआ है, और इसीलिए दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है। आर्टिसन हम लोग वैसे कारीगर को बोलते हैं जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे बुनकर, वीवर इज एन आर्टिसन। कुम्हार जो होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, आर्टिसन। सेकेंड वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट वैसे परफॉर्मर को बोलते हैं जो पब्लिक में परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिस्ट। जो स्टेज पे है, सामने खड़ा है और अपने कला को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोला जाता है आर्टिस्ट। इसका एक एग्जांपल दिया जा सकता है। अभी नाउअडेज स्टैंड अप कॉमेडी इज़ वेरी मच इन करेंसी, बहुत आजकल फैशन में है, बहुत डिमांड में भी है। उसमें एक बड़ा नाम है अनुभव सिंह बस्सी। तो अनुभव सिंह बस्सी को हम लोग कह सकते हैं कि ही इज़ एन आर्टिस्ट और उसका काम है लोगों को हंसाना। ही क्रिएट्स लाफ्टर अमंग द ऑडियंस। तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एक दूसरा नाम भी इसमें लिया जा सकता है जाकिर खान का, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी के एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। देन वी कम टू दिस आर्टिस्ट। ये तो बहुत कॉमन है। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। फाइन आर्ट्स जो भी करता है, जैसे अगर कोई ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, तो एक्टिंग करता है, तो उसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, आर्टिस्ट। तो ये था आर्टिशन, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट। नाउ वी कम टू द लास्ट पेयर। टेंथ नंबर पर जो पेयर है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कंफ्यूज करता है, वो है अपोजिट और अपोजिट। दोनों ही एडजेक्टिव हैं। बोथ अपोजिट एंड अपोजिट आर एडजेक्टिव्स। अपोजिट मीन्स होता है एप्रोप्रिएट, सुटेबल के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं अपोजिट। जैसे हिज रिमार्क ऑन दिस इशू वॉज क्वाइट अपोजिट, और हिज आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज अपोजिट। एकदम सही था, उपयुक्त था, सुटेबल था। और अपोजिट के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, और इसके लिए अगर सिनोनिम यूज करना होगा तो अपोजिट का सिनोनिम इज कॉन्ट्ररी। अपोजिट का मतलब उल्टा। जैसे मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये थे ए लेटर से शुरू होने वाले 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पेयर जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मीनिंग वाइज ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ए वाला ये मेरा
लास्ट सीरीज था, 3 पार्ट में मैंने ए वाले को किया, 30 पेयर्स इससे बने थे जो आपके सामने डिस्कस किया गया। इसके बाद अब डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन दिया गया था लास्ट वीडियो में अपलोड किया गया था पीडीएफ बना के, फिल इन द ब्लैंक्स, और लास्ट वीडियो में जो वर्ड्स डिस्कस किए थे उन्हीं पर बेस्ड वो फिल इन द ब्लैंक्स थे। उसके आंसर को मैं डिस्कस करूंगा, आप उसको मिला लेंगे कि आपका आंसर सही हुआ कि गलत हुआ। आज जो 10 वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं, 10 पेयर्स जो डिस्कस किए गए हैं, इससे भी रिलेटेड पीडीएफ आज के वीडियो में अपलोड होगा। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट जो पार्ट 2 वाला सीरीज था उसके एक्सरसाइज को। आपके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में लगा हुआ था, होप आप लोगों ने इसको किया भी होगा। क्वेश्चन क्या था, एक सेंटेंस दिया हुआ था, एक ब्लैंक था, और सेंटेंस के लास्ट में 2 वर्ड्स ब्रैकेट में दिए हुए थे। वही वर्ड का पेयर था जो कंफ्यूज करता है और जिसका मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में, इन कैंटोनमेंट एरियाज यू कैनॉट डैश द स्पीड लिमिट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। किसी भी कैंट एरिया से जब आप गुजरते हैं तो अपने स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। बढ़ाने के लिए वर्ड हम लोग जानते हैं एक्सीड होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा एक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पीपल सब्जेक्टेड टू डैश पॉवर्टी आर फोर्स्ड टू फेस ए लॉट ऑफ माइजरीज इन देयर लाइफ्स। वैसे लोग जो बहुत बुरी तरह से गरीबी के शिकार होते हैं उनको जीवन में बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो बेहद खराब के लिए हम लोगों ने वर्ड डिस्कस किया था कि एब्जेक्ट होता है। तो एब्जेक्ट यहाँ पे सही आंसर है जो पॉवर्टी के पहले प्लेस किया जाएगा। वैसे भी अगर ग्रामर की भी बात करें तो पॉवर्टी एक नाउन है और उसके पहले एज एन एडजेक्टिव एब्जेक्ट सही यूज होगा। ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के रूप में यूज होता है, नहीं तो नाउन के रूप में यूज होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। देन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, if you want to remain happy, don't dash anything from anyone। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ऐसा कहा जाता है ना कि किसी से किसी चीज की अपेक्षा ना करें, उम्मीद ना करें। और अपेक्षा करना या उम्मीद करने के लिए वर्ड होता है एक्सपेक्ट। तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा एक्सपेक्ट। इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस को करते हैं तो कभी भी गलत नहीं होगा। मैं आपको बताऊं इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम होता है कि ऑल्टरनेटिव्स जो दिए रहते हैं, ऑप्शंस जो दिए रहते हैं, वो इतने क्लोज रहते हैं कि अगर आप ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो यू विल बी ट्रैप्ड। आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, it is difficult for commoners to dash the ministers in our political system। कॉमनर्स का मतलब होता है आम आदमी। आम आदमियों के लिए मंत्रियों तक पहुंच पाना हमारे राजनीतिक व्यवस्था में मुश्किल है। पहुंचने के लिए मैंने वर्ड डिस्कस किया था कि एक्सेस होता है, और इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा ए वाला, ACCESS। Then we come to question number 5. Very often she causes embarrassment to her parents by her dash full stop। अक्सर वो अपने माता पिता को शर्मिंदा कर देती है अपने विचित्र व्यवहार से, अफेक्टेशन से। इसके लिए वर्ड था अफेक्टेशन, तो यहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं अफेक्टेशन। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, the appearing of water on road surface from a distance during summer is an optical dash full stop। जब गर्मी में हम रोड पे चलते हैं तो दूर से लगता है कि आगे पानी है, लेकिन जब नजदीक पहुंचते हैं तो वहां पे पानी नहीं होता। और ये जो फेनोमेनन है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ये प्रकाश का भ्रम है, तो यहाँ पे भ्रम के लिए वर्ड यूज किया जाता है illusion। So the answer is illusion। Then question number 7, we must heed to the dash of elderly people
as they are reservoir of experience। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड, दो वर्ड यहाँ पे अच्छे यूज किए गए। एक तो हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना या मानना, फॉलो करना। और दूसरा अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स होता है संग्राहक, जिसमें चीजें संग्रह करके रखी जाती हैं। डिपॉजिटरी के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं रिजर्वायर। तो ये बहुत ही उम्दा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि हम लोगों को हमेशा अपने से बड़े लोगों को, बड़े लोगों का या बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे लोग अनुभव के संग्राहक है, अनुभव का भंडार उनके पास है। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है एडवाइस और एक एडवाइस। यहाँ पे सलाह, सलाह के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एडवाइस। सो द आंसर इज एडवाइस, सी वाला। Then next question, question number 8. His promising career was ruined as his bad health dash his performance badly. Promising का मतलब होता है होनहार। एक तो promise का जो जनरल मीनिंग हम लोग जानते हैं वादा करना, लेकिन promising अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है होनहार। जैसे my son is very promising, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। तो उसका जो करियर था बहुत अच्छा होने वाला था, ब्राइट होने वाला था, लेकिन वो बर्बाद हो गया। किस वजह से? क्योंकि उसके खराब स्वास्थ्य ने उसके परफॉर्मेंस को बुरी तरह से प्रभावित किया। तो प्रभावित करने के लिए वर्ब हम लोग यूज करते हैं अफेक्ट, और नेगेटिव सेंस में है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ए वाला यूज करेंगे अफेक्ट। Then we come to question number 9. His uncle is bedridden as he is dash with severe gout. यहाँ पे एक वर्ड है bedridden। bedridden का मतलब होता है बिस्तर पर जब आदमी पड़ जाता है, चलना फिरना उसका मुश्किल हो जाता है, उस तरह के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं bedridden। तो उसके अंकल एकदम बिस्तर से उठना उनके लिए मुश्किल हो गया है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत गंभीर तरह से बीमार हैं, पीड़ित है गठिया से। तो पीड़ित के लिए वर्ड यहाँ पे है एफ्लिक्ट। सो द आंसर इज एफ्लिक्ट। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है गाउट। गाउट मीन्स गठिया। और लास्ट क्वेश्चन था, आई होप दिस एक्सरसाइज विल बी एंजॉयड बाय ऑल। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज लगभग सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा। तो लगभग या प्रायः के लिए हम लोगों ने वर्ड डिस्कस किया था ऑलमोस्ट, ALMOST। सो दिस इज द आंसर। तो ये था 10 फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड एक्सरसाइज जो कि मैंने आपके लिए डिस्कस किया। होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने इसको बनाया होगा तो ज़्यादा आंसर्स आपके सही होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो आई एम श्योर कि वो डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे डाउट है, आपको लगता है कि सर इल्यूजन क्यों होगा, एल्यूजन क्यों नहीं होगा, एब्जेक्ट क्यों होगा, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मैं उसको फिर आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगले सेशन में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे एक नए डिस्कशन के साथ। कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ही डिस्कशन होगा, लेकिन वो सीरीज होगी बी से शुरू होने वाली। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।